नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्वागत की परंपरागत थाली और व्यालोक जी, फूल, चंदन, अक्षत माला और तमाम सामग्रियों के साथ इनका स्वागत है। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। शब्द के सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम और संपादक जी को नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, एक बार फिर आपको लेके चलेंगे बंगाल, और आज की चर्चा छोटी है लेकिन बेहद गंभीर, और एक ऐसा एंगल आपके सामने रखेगी जिसको अभी तक या तो आपने निजी रूप से सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल अद्भुत अकेला थॉट है, लेकिन इस एंगल पर चर्चा नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वहां हुमायूं कबीर बना रहा है मुर्शिदाबाद जिले में, टीएमसी ने उसको सस्पेंड कर दिया है। मैं जागृति के इस काल में कभी-कभी मुझे हँसी भी आती है कि वरिष्ठ लोगों के मुँह से जब मैं ये सुनता हूँ कि निकाल दिया है, बर्खास्त, अरे साहब, निलंबन और निकाल दिए जाने, सस्पेंशन और हटा दिए जाने में अंतर होता है। सस्पेंड किया है। ज़्यादातर राजनीतिक दलों की आदत है 6 साल के लिए सस्पेंड करते हैं। एक ये मियाद तय होती है, लेकिन उसको कभी भी बहाल कर लिया जाता है, ये भी बात तय होती है। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब बात यहाँ तक आ रही है कि मुसलमान बहुत तेज पोलराइज हुआ है। सर पर ईंट लेके गया, बाबरी मस्जिद बनाएगा, और हुमायूं कबीर ने ये कहा कि मैं ममता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आने वाले वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारूंगा, और न सिर्फ कैंडिडेट उतारूंगा बल्कि अब वो राजनीतिक बात आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई है कि हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि हम ओवैसी भाई से हाथ मिलाएगा, यानी ओवैसी और हुमायूं कबीर, ये दोनों मुस्लिम राजनीति को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी पहले से, और हुमायूं कबीर नया नया पैदा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी जरा आधा मिनट और सुनिए, फिर आपको वो बात पता चलेगी जिस पे हम अगले कुछ मिनट बात करेंगे। अब सीन क्या बनेगा, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट को अभी छोड़ देते हैं। टीएमसी का जो शक्ति है, पावर है, वो किस वोट बैंक पर टिका हुआ है? या तो वहां का कितना हिंदू है, अभी उसको भी छोड़ दीजिए, मुसलमान। अब ममता के पीछे मुसलमान, लेकिन उसको बांटने के लिए अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तो सतही तौर पर हिंदू और भाजपा समर्थक खुश हो सकते हैं कि आहा, ममता बनर्जी का वोट बैंक बंट रहा है, मुसलमान वहां बंट रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? अब एक बात और जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या हुमायूं कबीर की ये हिम्मत थी कि बिना राज्य सरकार, वो ममता जो किसी को भी रोक लेती है, वेस्ट वेस्ट बंगाल में राज्यपाल को नहीं जाने देती, गृह मंत्री के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, सबको डिस्टर्ब करने का ताकत रखती है, उसके बिना चाहे हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का तमाशा गढ़ रहा है? नहीं। अचानक कहां से ओवैसी, जो किसी से हाथ मिलाने की बात नहीं करते, उसको सीन में लाया गया। मैं एक लाइन दे रहा हूं दर्शकों, ये सारा कांड हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद का खुद ममता बनर्जी का क्रिएट करा। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, कैसे उनका क्रिएट कराना है उनके लिए, तो ये कैंडिडेट उतार रहा है। एक चीज आपको बताएं, मुसलमान आखरत की लड़ाई जैसे जीता है, वैसे ही वो उसका राजनीतिक एक ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सके। बंगाल का मुसलमान ये जानता है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी, इनके चक्कर में अगर हम बटे तो भाजपा आ जाएगी, ममता बनर्जी हार जाएंगी चुनाव। ऐसा वो होने नहीं देगा। ममता बनर्जी बंगाल के मुसलमानों में यही फीलिंग डालना चाह रही हैं, और हुमायूं कबीर और ओवैसी, इन दोनों कैरेक्टर्स को उतार के उन्होंने बंगाल के मुसलमानों को यह बताया है कि बेटा, अगर हमारे पीछे बिल्कुल भेड़ की तरह, हरी भेड़ की तरह खड़े नहीं हुए, तो वेस्ट बंगाल में भाजपा आएगी, और भाजपा जब आएगी तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसा वो कर रही है। क्या ये आपको थोड़ा बहुत विचार लायक लगता है? सोचिएगा इसको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा किया धरा ममता बनर्जी का है। इससे ओवैसी को और हुमायूं कबीर को एक बार चुम्मा तो ले लेगा बंगाल का मुसलमान, लेकिन कहेगा मियां भाई, हम तुमको वोट नहीं देगा। अगर हम तुमको वोट दिया ना, तो फिर ममता हार जाएगा, और ममता अगर हार जाएगा तो हमारा क्या होगा, यानी भाजपा आ जाएगी।
ये होने जा रहा है। व्यालोक जी, कैसे देखते हैं इस थ्योरी को आप? आपने 2 लाइन में जो बात कही है ना अवनीश सर, वो बात अब मुझे विस्तारित करनी है, क्योंकि मूल बात आपने कह दी है। देखिए, मोहम्मडन समुदाय का जो वोटिंग पैटर्न है, ये हम लोग आज से नहीं देख रहे हैं, 1947 से देख रहे हैं। जो पहली बार उन्होंने वोट दिया और आज जब 2025 में बिहार में उन्होंने वोट दिया है, पैटर्न एक ही है, काफिरों को हराना है। उनके हिसाब से काफिर बीजेपी है। उनके हिसाब से काफिर बीजेपी को हराने के लिए अगर किसी और काफिर जैसे कांग्रेस, जैसे टीएमसी, बाकी सबकी मदद लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मसला है कि भाजपा को किसी भी तरह रोकना है। आपने हुमायूं कबीर अभी चर्चा में है, क्योंकि उसने बाबरी के कलंक का फिर से शिलान्यास किया। मुर्शिदाबाद में उसने जिस जगह किया है, उसने ये भी कहा कि NH-34 पर मुस्लिमों का कब्जा होगा। ये उसका बोला हुआ है, रिकॉर्डेड बयान। इसके अलावा आ जाइए आप, जब ईडी की टीम पहुंची थी, इसके अलावा आप आ जाइए जब NIA की टीम तक को रोक दिया गया था, इसी ममता बानो के काल में, इसी हुमायूं कबीर और इसी शाहजहां शेख में। शाहजहां शेख को लाना इसलिए जरूरी है, मैं हारमोनियम लेके इधर उधर नहीं निकल रहा हूं दर्शकों, लेकिन शाहजहां शेख के नाम से आपको कुछ याद आता है? नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग भूलने के सिद्धांत हैं। संदेश खाली कुछ याद आया? बंगाल विधानसभा चुनाव कुछ याद आया? भाजपाइयों के साथ जो जो हुआ वो याद आया? हिंदुओं के साथ जो जो हुआ वो याद आया? और ये शाहजहां शेख और हुमायूं कबीर जो है, ये टीएमसी के बड़े वाले नेता हैं। ममता बानो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि उनको केवल और केवल एकजुट मोहम्मडन वोट ही जिता सकता है, क्योंकि जितने हिंदू देते हैं वो तो देंगे ही, वो तो जितने हिंदू हैं वो देंगे ही, लेकिन जब तक एकजुट मियाँ भाई का वोट नहीं होगा तब तक वो नहीं जीत सकती। अब थोड़ा सा बिहार चुनाव का एक दृष्टांत, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है तथाकथित, उसने 3 अपने ही लोगों को अलग अलग यूट्यूब चैनल बनवाए और उनको बिहार के चुनाव में उतार दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था। इसलिए उसने इन लोगों को उतारा, कहा कि तुम लोग ये खेल करोगे कि हमें बताना है, तुम लोगों को ये जताना है कि जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसको हिंदू और मुसलमान से आगे ले जाना है। अब ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बात समझने के लिए आपको इनके पूरे इतिहास भूगोल को समझना पड़ेगा, इनकी किताब को समझना पड़ेगा और वहां से आना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी का जो डर है, वो डर ये है कि अगर ओवैसी ने वही कांड किया जो उन्होंने बिहार में कर दिया है, और बिहार से लगायत ही है वो सारा इलाका, आप ये जो सीमांचल कहते हैं बिहार में, वहीं से तो बंगाल शुरू होता है ना भाई। और ये दोनों ऐसे घुले मिले हैं कि अभी जो लोग भाग रहे हैं बंगाल से SIR के समय, कई लोगों ने कहा है कि वो बिहार में घुस, वो झारखंड में घुस रहे हैं, ये भी चल रहा है। ये पूरा इलाका जो है, जहां लगभग मुस्लिम आबादी या तो बराबरी पर आ चुकी है या हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है, ममता बनर्जी इस वोट को नहीं जाने देंगे। और उधर ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को अब अपना लाना है, अपना नेता बनाना है। और ये वही बात हो रही है जो 1947 में आखिरकार जिन्ना के पास पहुंचती है। भारत बहुत खतरनाक बदलाव से गुजर रहा है और बंगाल से ये बात शुरू होगी। इसलिए बंगाल का चुनाव, बिहार के चुनाव को लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण माना किया, वो था भी, क्योंकि बिहार चुनाव अगर गलत दिशा में जाता तो उससे एक राजनीति की अलग दिशा होती, लेकिन बंगाल उससे भी इम्पोर्टेंट है। और ये बात आपने जो एक लाइन कही है, उसको मैं स्वर्णाक्षरों में टांक के रख देना चाहता हूं कि मोहम्मडन वोट हमेशा हमेशा काफिर बीजेपी को हराने के लिए होता है। जी, तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये खेल ममता का खड़ा किया है? क्योंकि अभी आप कहते कहते बिहार के जरिए ओवैसी के बारे में ये कह गए
कि सीमांचल में जैसे उसने काम बिगाड़ा, वैसे ही वो उस तरफ बिगाड़ेगा। तब तो फिर मेरी थ्योरी के ठीक उलट आप बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं, ये ममता का खेल ही नहीं है, वो तो ममता का खेल खराब करेगा। एक लाइन में पूछ रहा हूँ, हुमायूं कबीर और ओवैसी, मुस्लिम की राजनीति मुस्लिम द्वारा इस थ्योरी को इस विधानसभा चुनाव में ममता को छोड़ के क्या मुसलमान भाव देगा? क्योंकि दोनों बात आप अलग-अलग कह रहे हैं। एक बार ओवैसी, या तो मैं गलत समझा हूँ? नहीं सर, आप भी ठीक समझे हैं और मैं अलग बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझ लीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं से न ममता अलग है, न हुमायूं कबीर अलग हुआ है, न शाहजहां शेख अलग हुआ है। ये सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और ये ओवैसी को नहीं आने देंगे। अभी चुनाव में 4 महीने, 5 महीने हैं ना सर। उस समय तक क्या-क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है और ये तो हुमायूं कबीर ने तो साफ तौर पर दबाव बनाया है, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं ममता के खिलाफ हो गया हूँ। मैंने वो मीडिया हाउस का उदाहरण क्यों दिया? ये लोग अलग हैं ही नहीं। ये तो पॉलिटिकल चाल है सर, कि तुम ठीक, अलग हो जाओ। अगर ओवैसी को भी साधना है, तो तुम साध लो। अगर उधर की कुछ सीटें आ जाएँगी, उसके बाद तुम मेरे ही साथ रहना। जाएँगे ये लोग टीएमसी के पास ही उसी के साथ। ओवैसी का दामन या तो खाली रहेगा या बिहार 2020 उनके साथ होगा, जब उनके 5 विधायक जीते थे और सबको आरजेडी ने अपने में शामिल कर लिया है। ठीक है? ठीक। इस हिसाब से तो आपने एक इसलिए चीज़ हम और दोनों एक्स्ट्रा में जोड़ कोई दी। विरोधाभास नहीं है सर। जी, हाँ, ठीक है। इस तरह से आपने मेरी बात पे एक बात और जोड़ दी। मैं जब ये कहता हूँ कि ये उन्हीं का क्रिएट करा है, यानी मुसलमानों में ये भय व्याप्त कराया जा सके कि अगर हम बँटे, यानी कबीर की तरफ और ओवैसी की तरफ गए, तो ममता हार जाएँगी चुनाव, और ममता हार जाएँगी और बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए हमको नहीं बँटना है। ये सीन क्रिएट किया है खुद ममता ने, ये साफ। इसके साथ आपने एक चीज़ और जोड़ दी कि ओवैसी भी अगर वहाँ पर खेलेंगे, तो वो भी अंततः चले जाएँगे उन्हीं के पास ही, टीएमसी के पास। तो एक ये भी है कि अगर हमसे थोड़ा नाराज़ हो, तो चले जाओ उसके पास, लेकिन वो भी हमारा ही है। यानी ये उस वाली स्टाइल का मामला है, जैसे दर्शकों आप ध्यान दिए होंगे, कभी ट्रेन यात्रा करते हैं, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है प्लेटफ़ॉर्म पे और 20 समोसे वाले घूमते हैं वेंडर। लेकिन आपको पता है, आप और हम ये कहते हैं कि नहीं, इसका समोसा ठीक नहीं है, उसका समोसा ठीक है, उसको छोड़ के उससे ले लेते हैं, कुछ लोग उससे लेते हैं। ट्रेन जब चली जाती है तो कभी ध्यान दीजिएगा, वो सारे वेंडर एक ही दुकान पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि एक ही दुकान का वो समोसा होता है जिसको 50 वेंडर लेके ट्रेनों पर घूमते हैं। ध्यान रखिए, एक चीज़ ये है। व्यालोक जी, अब चर्चा को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। जी, चर्चा को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आपको ये बता दूँ कि बंगाल में एसआईआर के बाद 2 तरह की फिगर अभी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आखिरी फिगर है, क्योंकि लगातार ऑनगोइंग है, लेकिन फिगर ये आ रही है कि करीब 22 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है एसआईआर के फॉर्म से। यानी जो 2002, 2003 में बाप का, दादा का, माँ का, किसी का नाम हो, उससे कहीं मैच नहीं कर रहा है, यानी डाउटफुल है। पहला, ये कट सकते हैं। इसके अलावा करीब 53 लाख ऐसे नाम आए हैं जो अनट्रेसेबल हैं। अनट्रेसेबल का मतलब या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और या भगोड़े चूहों की तरह भाग चुके हैं, या ये फर्जी वोट थे। अब तक कुल मिला के लगभग 80, 82, 83 करोड़ लाख आ चुके हैं। ये संख्या बहुत जल्दी 1 करोड़ चली जाएगी। इस पर अभी बवाल भी होगा। 1 करोड़ मतदाता गायब, और बिहार सॉरी, बंगाल में जो ममता और बीजेपी का अंतर है 10% का, ये एसआईआर से कितना पटेगा? और एक आखिरी बिंदु और रख दूंगा, अगले 5 मिनट में इसको निपटाइएगा सर। बंगाल का हिंदू कुछ जगह है, क्योंकि 5 लाख के आसपास भीड़ बाबा बागेश्वर और ये तमाम जगहों पे, आरजी कार के समय भी देखा, संदेश खाली के समय भी देखा। क्या अंदर अंदर कुछ पक रहा है, कुछ गुड 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 गुड? क्योंकि बंगाल में 5 लाख की भीड़ मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और कभी इतिहास में मुझे बता दीजिए, 15-20 साल के इतिहास में, कि बंगाल में जो है 5 लाख हिंदू वहां इकट्ठा हुआ हो। क्यों? क्योंकि बंगाली एक मानसिकता है, बंगाली एक संस्कृति है, और बंगालियों ने ये देखा है बांग्लादेश में यूनुस के आने के बाद कि किस तरीके से वहां हिंदुओं को काटा गया है, मारा गया है। ये दोनों चीज आपके सामने, एसआईआर और हिंदू जागरण। यहीं से बात शुरू करता हूँ, हिंदू जागरण से। देखिए, बीज जहाँ होता है, वहाँ कभी न कभी तो अंकुर फूटेगा ही।
ये बीज है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी के बंगालियों को, अभी के बंगाल की आलोचना करते हुए हम ये ना भूल जाएं कि बंगाल हमारा स्वर्ण मुकुट है। इसी बंगाल ने हमें रामकृष्ण परमहंस दिया, इसी ने हमें विवेकानंद दिया, इसी ने हमें सुभाष बोस दिया, कितने नाम लूं। हाँ, इसी ने हमें राजा राम मोहन राय भी दिया, इसी ने हमें दादा ठाकुर भी दिया, रविंद्र संगीत भी दिया। तो वो चलता रहा, लेकिन इसी ने हमें बंकिम चंद्र भी दिया। तो वो बीज तो था, और हिंदू जागरण में ही सर बहुत तेजी से, क्योंकि जब जिन जगहों पर आप देखेंगे कि जहां हिंदुओं को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, वहां का हिंदू, अगर आप अभी उत्तर पूर्व के किसी हिंदू को ले आए तो वो मुझसे और आपसे ज्यादा धर्मनिष्ठ, सात्विक अरुणाचल में और पारंपरिक होगा। आप चाहे अरुणाचल में चले चल जाए, रहा है। मिजोरम चले जाए, मणिपुर चले जाए, अरुणाचल में चल ही रहा है। सारे लोगों को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये होगा, क्योंकि ये बार बार सैमुअल हंटिंगटन ने बहुत बाद में कहा कि ये सभ्यताओं का संघर्ष है। भाई ये सभ्यताओं का ही संघर्ष है। तो हिंदू जागरण ही इन लोगों के लिए दिक्कत की बात है। चाहे वो मेट्रो में धोती और साड़ी पहनकर जाती युवाओं की भीड़ हो, या अचानक आजकल वो भजन जैमिंग होने लगा है। मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि अरे तो भजन जैमिंग भी हो ईवीएम पे सकता जाए है। ना, ट्रेन में तो बहुत बाजा बजा रहा है, ईवीएम पे भी तो जाए बंगाल में। ईवीएम पर आप पिछली बार देखिए, सारी ताकतें खिलाफ, सब कुछ के बावजूद, उसके बावजूद ईवीएम पर आपको 88 तक ले गया साहब। आप एक बार में क्या चाह रहे हैं? थोड़ी मेहनत मतलब जागरण कीजिए। हो रहा है, जागरण हो रहा है, ठीक। जागरण हो रहा है, एकदम पक्की बात है। अब दूसरा एसआईआर पर आते हैं। सर बंगाल में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां 22 वर्षों से कोई मौत नहीं हुई है। मतलब मुझे लगता है कि अब धर्मराज को वहां पर अपना बसेरा कर लेना चाहिए, और उस इलाके को घोषित कर देना चाहिए कि यह पृथ्वी का सबसे अनूठा स्थल है जहां किसी की मौत नहीं होती है। 22 वर्षों में एक भी मौत नहीं हुई। परिवार वो आंकड़ा बढ़ते तो रहे मंगवा लिया है, तो, वो तो तलब कर लिया है ना इलेक्शन कमीशन ने। उसने ये कहा है कि 2003 में जो 60 साल से ऊपर वाले थे उनकी लिस्ट ले आओ। इलेक्शन कमीशन भी तो खूब पटक कर रेल रहा है ना, वो तो मंगवा लिया। वो कर रहा एसआईआर है। से क्या तो 10% जो वोट का डिफरेंस है, उसमें कितना पटता हुआ दिख रहा है आप फर्जी सर गायब होने पे। एसआईआर में कम से कम, अगर ठीक से काम कर दिया चुनाव आयोग ने, तो 1 से 1.5 करोड़ वोट इनके गायब होंगे। और उसके बाद आप समझ रहे हैं कुछ क्या तो होगा? जुड़ेंगे भी। अरे भाई जुड़ेंगे, ठीक है, 22,000 जुड़ जाएंगे, 23,000 जुड़ जाएंगे, 80-82 सो लाख व्हाट। की फिगर तो मैंने अभी आपको दे दी, जो कटने की आपने कगार में खड़े हैं। आपने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, आपने इतने करोड़ नाम जोड़ रखे हैं कि वो हटाते हटाते भी शामिल जाएगी। तो जब 1.5 करोड़ वोट हटेंगे, 1 करोड़ वोट हटेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो 88 सीट 150 में नहीं बदल जाएगी? और इस बार देखिए, बिहार में भी हमें पूरी आशंका थी कि चुनाव नतीजों के बाद भयंकर वाला दंगा होगा, और ये मैंने कई बार कहा भी था। लेकिन ये जो दोनों बुढ़ऊ हैं, एक काली दाढ़ी एक सफेद दाढ़ी, मोदी जीवा और मोदी और शाह शाह। जीवा, इन लोगों ने, मतलब मैं इनका मुरीद हो गया। बिहार चुनाव के बाद इन्होंने जो प्रबंध किए थे, भाई प्रबंध सरकार ने ही किया था। एक पत्ता तक नहीं खड़का था। नहीं हिला। वही अब वही मैं आपसे एक बंगाल दिन में, पूछने भी वाला था, मैं किसी दिन आपसे अब पूछने भी वाला था, ताना मारने वाला था कि आपकी आशंका भविष्यवाणी जितनी थी हाँ सब नहीं, गलत साबित हुई। लेकिन 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 जब मैं वो आशंका जता रहा था, ठीक तो ठीक, मतलब बिल्कुल मैं फैक्चुअल बिल्कुल। बोल रहा था, कोशिश जी। होती। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इतना तगड़ा इंतजाम है, तो बंगाल में भी वो कोशिश होगी। सरकार को अब इंतजाम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन में कराओ। ये सब फर्जीवाड़ा है, इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। आप जब तक जनता के मन में, दिल में ना नहीं ना पहुंच। ना 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 ना, फर्जीवाड़ा नहीं है। अरे फर्जीवाड़ा नहीं है। एक चीज याद करिए जरा, दर्शकों आप भी याद कीजिएगा। बंगाल पर जब भी मैंने बोला है तो मैं एसआईआर के बारे में ये कहता था कि ममता बनर्जी के आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दी है। अगर ये हिंसा कराती हैं, सड़कों पर उतारती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। इलेक्शन कमीशन चला जाएगा राष्ट्रपति भवन और कहेगा कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, हम संवैधानिक काम कर रहे हैं, ममता करने नहीं दे रही हैं, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और अगर
राष्ट्रपति इन्होंने ज्यादा देर किया, विलंब किया तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, तब भी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ममता बनर्जी ने मेरी इस कही लगातार बात को बिल्कुल साहब अनुशंसा किया है। ममता बनर्जी ने कहा ये लोग ब्लैकमेल करता है, ये हमको ब्लैकमेल कर रहा है एसआईआर, ये चाहता है कि हम एसआईआर का विरोध करें और ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करे और उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंस रूल लगा दे। धन्यवाद ममता बनर्जी दीदी, आई लव यू, आपने मेरी बात को कंफर्म किया। और इसलिए एसआईआर वो बड़े आराम से होने दे रही है। ये अलग बात है कि बीएलओज का काम है, बीएलओज स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, लेकिन अगर बंगाल में भय मुक्ति हुई हिंदुओं के बीच, मैं फिर कह रहा हूं दुर्भाग्य है, लेकिन भय मुक्ति अगर हुई और 5 लाख की भीड़ उतरते हुए मैंने करीब पिछले 18-20 सालों में नहीं देखा, लेकिन अगर ये परिवर्तन है तो ये सुखद है। और एक चीज, भारत के किसी भी हिस्से में कुछ हो, चूंकि बंगालियत एक कौम है कश्मीरियत की तरह, हालांकि ये भी मतलब अजीब सी बात है, बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हुआ है उसका गहरा असर बंगाल के जनमानस पर है, बंगाल के हिंदू जनमानस पर है। ये मेरे सूत्र हैं, मैं कह रहा हूं, मैंने जमीन से ये जानकारी निकाली है, गहरा असर है। मैं बताऊं, खून के आंसू रो रहा है और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर जब पहुंचते हैं तो 5 लाख हिंदू निकल के बाहर चला आता है। देखते हैं ये एंगल, ममता का खेल, हुमायूं कबीर, ओवैसी, मुसलमानों का हरी भेड़ की तरह ममता के पीछे इकट्ठा होना, जो अकाट्य सत्य है बिल्कुल होगा। ये झोल ममता का है, इसलिए जो भी राष्ट्रवादी, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे कमेंट करने वाले आप सभी दर्शक हो, या बंगाल के हिंदू हो, बंगाल के वोटर हो, उन तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाइए। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना पड़ेगा अपने ग्रुपों में, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन भी दबाना होगा, क्योंकि अगली फिर कोई थ्योरी या नई चर्चा हम लेके आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। व्यालोक वाणी, व्यालोक जी वहां भी पाए जाते हैं, आप वहां यानी उस चैनल को भी सब्सक्राइब उसी तरीके से करिए, उसी तरह से स्नेह दीजिए जैसे आप प्रारब्ध को देते हैं। व्यालोक जी की उंगली उठ रही है, जी व्यालोक। बस एक सुधार है कि व्यालोक वाणी पर केवल व्यालोक नहीं पाए जाते हैं, 19 पीएन शर्मा जी भी पाए जाते हैं, और जब इनका टाइम मुझे मिल पाता है, तो इसलिए आप दर्शकों से अनुरोध है कि व्यालोक वाणी हमारा प्रारब्ध का एक्सटेंशन है, बेसिकली उसको अलग से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। जी धन्यवाद, जय जय श्री राम। जय सिया राम।